नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव का बिगुल भले अभी दूर हो, लेकिन सियासी दलों ने अपनी चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। दो चुनाव लगातार जीत चुकी बीजेपी जहां तीसरी बार सत्ता में वापसी का दावा कर रही है, तो वहीं करीब 10 साल से सत्ता से बाहर कांग्रेस अब कोई जोखिम लेने के मूड में नहीं दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि कांग्रेस ने इस बार टिकट वितरण के लिए पूरी रणनीति बदल दी है। पार्टी ने साफ कर दिया है कि अब सिर्फ सिफारिश, गुटबाजी या दावेदारी के दम पर टिकट नहीं मिलेगा। टिकट पाने के लिए नेताओं को 3 स्तर के इम्तिहान से गुजरना होगा। कांग्रेस संगठन बीजेपी की तर्ज पर गोपनीय सर्वे करवा रहा है, जिसमें जनता के बीच पार्टी की स्थिति, सरकार के खिलाफ माहौल, संभावित प्रत्याशियों की लोकप्रियता, संगठन में पकड़ और जीत की क्षमता का आकलन किया जाएगा। सूत्रों की माने तो दूसरे और तीसरे चरण के सर्वे में मौजूदा विधायकों और टिकट के बड़े दावेदारों की जमीनी हकीकत का भी गोपनीय मूल्यांकन होगा। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को गढ़वाल मंडल में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। 41 सीटों वाले गढ़वाल में पार्टी सिर्फ 8 सीटें जीत पाई थी, जिनमें भी 5 सीटें हरिद्वार की थी। और यही वजह है कि इस बार कांग्रेस संगठन का सबसे ज्यादा फोकस गढ़वाल की कमजोर सीटों पर है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि पार्टी ने पिछली हार से सबक लिया है और इस बार सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही टिकट वितरण होगा। तो वही बीजेपी कांग्रेस की तैयारियों को लेकर ज्यादा चिंतित नजर नहीं आ रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के पास ना मजबूत संगठन है, ना ही कोई ऐसा चेहरा जो चुनाव में पार्टी की तस्वीर बदल सके। ऐसे में साफ है कि 2027 का चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि रणनीति, संगठन और सर्वे की साख भी बड़ी परीक्षा बनने जा रहा है। क्या कुछ बयानबाजी चल रही है, एक बार वो आपको सुना देते हैं। सर्वे करा ले, 3 स्तर पर करा ले, 5 स्तर पर करा ले, हसर वही होना है। ढाक के 3 पाती रहना है। कांग्रेस ने हारना है, विपक्ष में बैठना है। हाँ, मेरा इतना जो है उनको सुझाव है कि कम से कम एक मजबूत विपक्ष के रूप में वो हमारे सामने आए, क्योंकि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। और ऐसा हाल ना हो कि जिस प्रकार जो है वो 11 पर सिमट गए थे, उससे नीचे उनका आंकड़ा इस बार चला जाए, ये डर मुझे है। जिस प्रकार से अब चुनाव बहुत नज़दीक हैं और हम अपने स्तर पे कांग्रेस जो है पूरी तैयारी के साथ, दमखम के साथ, सांगठनिक तरीके से जो है मैदान में उतर रही है। और जहाँ तक प्रत्याशियों का सवाल है, तो निश्चित तौर पे बहुत सोच समझ के और ठोक बजा के जो है इस टाइम जो है प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जाएगा और उसी प्रत्याशी को टिकट दिया जाएगा जो जीत की दहलीज पे खड़ा होगा। और इस बारे में पार्टी ने कई स्तर पे जो है अपने पर्यवेक्षक गोपनीय तौर पे जो है हर विधानसभा में जो है दिल्ली से भी और प्रदेश से भी जो है वो अपने तौर पे जो है सर्वे कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे जो है कई परीक्षाओं से जो है उन प्रत्याशियों को गुजरना पड़ेगा। तैयारी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, टिकट एक को मिलना, लेकिन मिलेगा उसी को जो जीतने वाला होगा। और अभी कई प्रकार के जो है हमारे सर्वे और होने हैं। हम उसकी एक रिपोर्ट भी रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं कि 2017, 2022 में किन लोगों की क्या परफॉर्मेंस रही है, और परफॉर्मेंस के आधार पे और नया जो दावेदारी कर रहा है वो क्या, उसकी पब्लिक में क्या छवि है, क्या वो क्लिक कर सकता है। तो इस सब बातों में विचार चल रहा है। और निश्चित तौर पे कांग्रेस अब कहीं भी किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करने जा रही है और हम निश्चित तौर पे उसी प्रत्याशी को मैदान उतारेंगे जो जीत की पुख्ता जो है हमारे लिए उम्मीद पैदा करेगा। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए भारतीय जनता पार्टी से कुंवर जपेंद्र जी, तो वहीं डॉक्टर प्रतिमा जी कांग्रेस से अपना पक्ष रखने के लिए जुड़ चुकी हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रतिमा जी, आपके पास से आना चाहूंगा, क्योंकि अब चर्चाएं चलने लगी हैं कि उत्तराखंड में कांग्रेस बीजेपी के राह पर चल रही है। जैसे बीजेपी अपने विधायकों का, नेताओं का सर्वे करा रही है कि भैया कौन कितना पब्लिक के बीच जा रहा है, कितना मजबूत दावेदार है। वहीं अब बातें निकलकर सामने आ रही हैं कांग्रेस के अंदर कि कांग्रेस में भी 3 इम्तिहान होंगे। अगर कोई टिकट की दावेदारी करेगा,
देखा जाएगा उसका परफॉर्मेंस कैसा है, जनता से संबंध कैसा है, पार्टी के बारे में क्या सोच है, काफी चीजें चल रही हैं। पुष्पेंद्र जी, ये भारतीय जनता पार्टी की राह पे चलने की बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने सदैव शुरू से हमारी जो परिपाटी है वो यही रही है कि जो मौजूदा विधायक होते हैं उनकी भी जो है समीक्षा की जाती है कि उनका अपने क्षेत्र के लोगों से तो जुड़ाव है, वो इन 5 साल रहा है या नहीं रहा है, 5 सालों में क्या किया है, क्या नहीं किया है, और जिन प्रत्याशियों ने चुनाव पहले लड़े हैं उनपे उनका भी सर्वे होता है, उनकी भी समीक्षा होती है। तो ये एक पुरानी प्रणाली है और मुझे लगता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है तो हमारी प्रणाली को देख के भारतीय जनता पार्टी ने इसे अडॉप्ट किया था। तो ये कहना कि कांग्रेस पार्टी भाजपा की राह पर है, ये बिल्कुल ही गलत है। भाजपा कांग्रेस पार्टी की राह पर सदैव रही है। अब दूसरी बात, बिल्कुल जाहिर सी बात है, देखिए 2027 का जो रण है वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं उनके पास धन बल, बाहुबल, सब कुछ अवेलेबल है। और आपने बंगाल आपके समक्ष है, किस तरीके से वहां पे हर चीज का दुरुपयोग हुआ। तो आज प्रदेश की जो स्थिति है, प्रदेश को गर्त में ले जाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो 2027 में ये सरकार को बदलना होगा क्योंकि ये इसलिए नहीं कि कांग्रेस पार्टी को सत्ता में आकर मंत्री और मुख्यमंत्री बनना है, इसलिए क्योंकि प्रदेश का विकास जो भाजपा ने 10 सालों में अवरुद्ध किया हुआ है, आपने देखा, आप पलायन के मुद्दे पे नाकाम साबित हुए, बेरोजगारों को रोजगार देने में आप नाकामयाब है। झूठे आंकड़े आप जितने भी दे दीजिए, जो राष्ट्रीय आंकड़े आते हैं उनमें आप फिसड्डी साबित होते हैं सदैव। महिलाओं को सुरक्षा आप दे नहीं पा रहे। अंकिता भंडारी से लेकर के चंपावत का जो प्रकरण है वो आपके समक्ष है। जो लोग महिलाओं के प्रति अपराध में दोषी पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन प्रतिमा जी, अभी आपने बंगाल का भी जिक्र किया और आप बोल रही हैं कि उत्तराखंड में अब की बार बदलाव की जरूरत है, लेकिन देखा जा रहा है कि कई राज्यों में जहां चुनाव हो रहे हैं तो बीजेपी को पसंद किया जा रहा है। जैसा आपने बंगाल का जिक्र किया तो वहां पर बीजेपी की सरकार आ गई। नहीं, बीजेपी बंगाल के लोग बदलाव चाहते थे। अब वो बदलाव में उन्होंने भाजपा की जुमलेबाजी को चुना क्योंकि सालों से ये लगे हुए थे दीदी के पीछे और विपक्ष के पीछे। और सबसे महत्वपूर्ण रोल उन 35 लाख मतदाताओं का हुआ है इस चुनाव में, जिनका जो मत का अधिकार है वो अधिकार उनसे छीन लिया गया। क्योंकि जीत और हार के बीच का अगर आप अंतर देखिएगा पुष्पेंद्र जी, तो 11 लाख है और 35 लाख लोगों को आपने मत का अधिकार का प्रयोग करने से रोक लिया। तो ये कहा मैंने। और भाजपा के खिलाफ जो इतनी एंटी इनकम्बेंसी उत्तराखंड में है, इसका जीता जागता उदाहरण आपके समक्ष एक और बता देती हूँ। देखिए, पीआरडी के जवान अभी 20 दिन पहले आपको याद होगा सीएम आवास पूछ करने का कार्य किया था उन्होंने। पूरे देहरादून में जाम की स्थिति हो गई थी, कितने लोग थे। उसके बाद नर्सिंग स्टाफ का धरना आपने देखा। उससे पहले बेरोजगार युवा जो बैठे थे पेपर लीक को लेकर के, फिर उपनल के कर्मचारी बैठे, आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, कितने सारे हर दिन प्रदर्शन, हर दिन धरने इस प्रदेश में होते हैं। पीआरडी जवानों ने आज भी नहीं बिल्कुल प्रतिमा जी, धरने प्रदर्शन होते रहते हैं, ठीक है, होते भी हैं। जो युवा है उन्होंने भी धरने प्रदर्शन किए। लेकिन एक बात भी देखने को मिलती है कि एक तरफ कांग्रेस उन प्रदर्शन को सपोर्ट करती है, उन युवाओं को सपोर्ट करती है, लेकिन दूसरी तरफ मुख्यमंत्री धामी जाकर उनको प्यार से समझा देते हैं तो वो मान भी जाते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री धामी जी विपक्ष के दबाव में उन लोगों के बीच में पहुंचते हैं जो प्रदर्शनरत होते हैं, क्योंकि उन प्रदर्शनकारियों को कांग्रेस पार्टी का समर्थन होता है। और आपने कहा कि धरना प्रदर्शन होते रहते, नहीं, ये विपक्ष के द्वारा किए गए धरना प्रदर्शन नहीं है पुष्पेंद्र जी। पूरे 9.5 साल भाजपा ने इस प्रदेश को धरना प्रदेश बनाकर रख दिया। चाहे वो लोग जिनके पास नौकरी है उनको सरकार नौकरी में प्रताड़ित करने का कार्य कर रही है, वो युवा जिनके पास नौकरी नहीं है वो रोजगार
चलिए ठीक है, क्या हमें ठीक है प्रतिमा जी, आऊंगा आपके पास वापस। जपेंद्र जी भी काफी समय से बैठे हैं। कुंवर साहब, आपके पैतरे से ही कांग्रेस आपको मात देना चाहती है। जिस तरीके से आप अपने विधायकों का, नेताओं का सर्वे करा रहे हैं, वही जो सर्वे का मॉडल है कांग्रेस का भी है। सबसे पहले तो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवाओं के इस प्रदेश में, युवा मुख्यमंत्री के इस प्रदेश में हैं, उनका हार्दिक और अभिनंदन कर रही है समस्त उत्तराखंड की जनता। रही बात कांग्रेस की, तो अभी हमारी बहन ने बातों बातों में ये स्वीकार दिया कि धरने प्रदर्शनों को कांग्रेस का समर्थन होता है, जो शुरू से ही हम लोग कहते आए हैं। जिन लोगों की, जिन संगठनों की वार्ता चल रही होती है, वार्ता का दौर चलता है, उसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन कांग्रेस धरने प्रदर्शन के माध्यम से अवस्था पैदा करना और अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए कहीं ना कहीं भड़काने का काम करती है, वो तो सबको पता था। लेकिन इस तरह से ऑन स्क्रीन भी स्वीकार लेती है, इतना बड़ा कांग्रेस का दिल है, ये हमें नहीं पता था। नहीं कुंवर साहब, आप बोल रहे हैं कि अगर उत्तराखंड में किसी तरह का धरना प्रदर्शन होता है तो प्रतिमा जी बोल रहे हैं कि हम समर्थन करते हैं। आप ये आरोप लगा रहे हैं, आपने एक तरह से पॉइंट बना लिया कि प्रतिमा जी खुद बोल रही हैं कि हम समर्थन करते हैं। तो आप एक बात ये भी जानिए ना कि कोई भी धरना प्रदर्शन बिना किसी बात के तो होता नहीं होगा। अपनी मांगों को लेकर, किसी परेशानी को लेकर ही धरने प्रदर्शन होते हैं। अब वो विपक्ष में है तो उनकी भूमिका बन जाती है सपोर्ट करना। प्रदर्शन होना बुरी बात नहीं है, लेकिन चुनावी वर्ष में दबाव बनने के लिए, अपनी मांगों को जल्दी मनवाने के लिए अगर धरने प्रदर्शनों को प्रायोजित किया जाता है, अवस्था फैलाने की कोशिश की जाती है, उसका राजनीतिकरण किया जाता है, तब तो विपक्ष सवालों के घेरे में आ जाता है। हम धरने प्रदर्शन का विरोध नहीं कर रहे। नहीं तो अगर आप बोल रहे हैं चुनावी साल में ये धरने प्रदर्शन ज्यादा हो रहे हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए, लेकिन चुनावी साल में सरकार भी तो तेजी से काम करना शुरू कर रही है। प्रधानमंत्री जी आकर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हैं, जो आपकी कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ वो भी अब हुआ है। आपने भी खुद इस बात को माना है कि भाई जब माननीय मुख्यमंत्री संज्ञान लेते हैं तो धरने स्थल पर, प्रदर्शन स्थल पर जाकर आश्वासन भी देते हैं और उससे पूरा भी करते हैं। आपने भी इस चीज को माना है। अब रही बात नकल करने की, तो केवल भारतीय जनता पार्टी की नकल करने से ही कांग्रेस को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। सवाल उठता है विचारधारा का। क्या अब इतने वर्षों बाद 100 साल पुरानी कांग्रेस की विचारधारा भारतीय जनता पार्टी या संघ की विचारधारा की तरफ आकर्षित हो रही है? इन्हें राष्ट्रता का महत्व समझ में आ रहा है, इन्हें सनातन का महत्व समझ में आ रहा है, इन्हें हिंदुत्व का महत्व समझ में आ रहा है, इन्हें राष्ट्र के एक होकर आगे बढ़कर विकसित भारत के मिशन का महत्व क्या समझ में आ रहा है? नहीं ठीक है कुंवर साहब, आपने ये बात स्वीकार कर ली कि कांग्रेस को सनातन का महत्व समझ में आ रहा है, वरना ज्यादातर बीजेपी नेता ये बोलते हैं कि कांग्रेस सनातन विरोधी है। नहीं, हमने सवाल उठाया है कि क्या इन्हें भारतीय जनता पार्टी और संघ की विचारधारा से ओतप्रोत होने का मौका मिल रहा है या ये छद्म भेष है इनका ये? और अगर ऐसा है तो तब भी इन्होंने ही खोया है, क्योंकि ना तो इन्होंने राष्ट्रता की राजनीति करी, ना हिंदुत्व की करी, सनातन की करी, ना भारतवर्ष को विकसित भारत के रूप में आगे बढ़ाने की दिशा में कोई प्रयास किया। अगर ऐसा होता तो ये आज 22 राज्यों में अपना जनाधार ना खो चुके होते। आज 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भगवा लहरा रहा है, तो ये इन्हें बहुत जल्दी इन्हें समझ में आ गया कि भाई भगवे का, राष्ट्रता का, सनातन का और राष्ट्र नीति की राजनीति का भारतीय परिदृश्य में क्या? ठीक है सर, ठीक है। प्रतिमा जी आप बोलिए। देखिए, अब पहले तो मैं प्रायोजित की बात का जवाब देना भारतीय पार्टी राष्ट्रीय तक बात करती है, तो मैं अपने आप को रोक
भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय तक बात कर रही है तो बड़ी खोखली लगती। प्रतिमा जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है आप? हाँ, बोलिए बोलिए, मिल पा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय है तो बड़ी खोखली लगती है। ये वो लोग हैं जो सावरकर को पूजने का कार्य कर रहे हैं, आज उनकी पुण्यतिथि मनाने का कार्य कर रहे हैं, वीर सावरकर कह रहे हैं, वो माफी वर्कर जिसके पर पोते ने अपने सुप्रीम कोर्ट में ये कह दिया कि माफीनामा तो लिखा ही था, उसके साथ साथ अंग्रेजों से नौकरी भी मांगी थी गुलामी करने के लिए। ये उनको पूछते हैं, ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे को पूछ रहे हैं, राष्ट्रीयता की बात करते हैं। इनके किसी भी नेता की छोटी उंगली का जरा सा भी नाखून राष्ट्र के नहीं प्रतिमा जी, ठीक है, वो पुरानी बातें हैं, पुरानी बातें वो छोड़ दीजिए। पुरानी बात है, ऐसे कैसे पुरानी बात है? राष्ट्रीयता पे सवाल वो कर रहा है जिसका नहीं, अगर बुराई बीजेपी में है तो बुराई कांग्रेस में भी है, अगर अच्छाई बीजेपी में है तो अच्छाई कांग्रेस में भी है। ठीक है, आप किस सनातन को मानते हैं? आप अराजकता करते हैं और उसको सनातन का नाम देते हैं। हम सनातन को मानते हैं क्योंकि हम लोगों की सेवा करते हैं, ये है सनातन। नहीं, अरे भाई आप बताएंगे, आप क्यों बताएंगे सबको कि कौन सनातन मानता है कौन नहीं मानता, कौन हिंदू? नहीं, सर्टिफिकेट बिल्कुल, सर्टिफिकेट कोई किसी को नहीं दे सकता। ठीक है, अपनी अपनी खुद की आस्था है, अगर किसी को कुंभ में नहाने जाना होगा तो वो जाएंगे, जिसको नहीं जाना होगा तो वो नहीं जाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर के कपाट स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने खुलवाने का कार्य किया, आपने नहीं खुलवाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है प्रतिमा जी, ठीक है। कोर्ट ने कहा मंदिर बनेगा, तब मंदिर बनाया आपने, अध्यादेश ला के मंदिर नहीं बनाया। तो ना हिंदुत्व, और जिस अयोध्या की आप बात कर रहे हैं कि रामचंद्र ने भी आपको नकार दिया, चित्रकूट ने आपको नकार दिया, ठीक है, बद्रीधाम से ठीक है, ठीक है प्रतिमा जी, ठीक है, समय थोड़ा कम ही है। कुंवर साहब आप बोलिए, आप बोलिए। हिंदुत्व की बात करिए, ना राष्ट्रीयता की बात करिए, ना सनातन की बात करिए। नहीं, ठीक है, देखिए जो भी है उत्तराखंड की जनता है, सब जानती है, और मुद्दों पर ही पार्टी को सपोर्ट करेंगे वो। देश में एक सुई भी नहीं बनती थी, उस देश को आत्मनिर्भर बनाया हर चीज में हमने। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अनाज भी आप यूएस से लेके, ठीक है प्रतिमा जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मौका दे दीजिए। रिवॉल्यूशन से लेकर के, ठीक है, कुंवर साहब को मौका दे दीजिए। लेकर के ऑरेंज रिवॉल्यूशन सब कांग्रेस पार्टी की देन है। ठीक है, हमारी राष्ट्रीयता पे सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए कुंवर साहब। की कांग्रेस की नौकरी तो ये सभी कांग्रेस ही कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू जी भी कर रहे थे, बाकी लोग भी कर रहे थे। मैं तभी बोल रहा था कि पुरानी बातों पर नहीं जाते, वरना काफी चीजें उखड़ जाएंगे। अब आपने भी बोलना शुरू कर दिया। तो जाएंगे ना। सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जी ने अंग्रेजों की नौकरी छोड़ी, कांग्रेस छोड़ी, तो ये उसके पीछे पड़ गए। सुभाष चंद्र बोस जी का क्या हशर हुआ, उन्हें देश निकाला दे दिया गया, उन्हें यहाँ से जाना पड़ा, नहीं तो उन्हें यहाँ कैद करते थे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को इन्होंने फांसी के फंदे पर चढ़वा दिया। पार्क में चंद्रशेखर आजाद जी को गोलियों से हमने मारा। तो ये तो वो कांग्रेस है जिसने हमेशा अंग्रेजों की नौकरी करता रहा, इस देश में रहा। सावरकर जी को काला पानी भेज दिया गया। देखिए, एक एक करके कुंवर साहब अगर हम उन महान लोगों की बात करने से लगे हुए हैं तो हमें यह भी जानना होगा। अभी आपने सुभाष चंद्र बोस जी का जिक्र किया, ठीक है, क्या आज तक सच्चाई पता लगा पाई है? ना तो कांग्रेस पता लगा पाई, ना भारतीय जनता पार्टी लगा पाई है। सच्चाई पता कराने की जिम्मेवारी कांग्रेस पे थी। कांग्रेस का इतना लंबा शासन होने के बाद इन्होंने जिस तरह से सुभाष चंद्र बोस जी के उसके हत्या के बाद या उनकी मौत के बाद के प्रकरणों को छुपाया
उन सबूतों को दफन करने का काम करा। सबूतों को दफन करने के लॉजिक बात साथ करिए, इन्होंने ठीक है जो ठीक है ठीक है narrative ठीक है करने ठीक का है ठीक है ठीक है प्रयास ठीक है करा, ठीक है मुद्दे पे आ जाइए, मुद्दे पे आ जाइए, दर्ज मुद्दे पे आ जाइए, मुद्दे पे आ जाइए, कुंवर साहब मुद्दे पे आ जाइए। अनेकों क्रांतिकारी हैं जिनकी हत्या का आरोप कांग्रेस पर है। ये हत्यारी कांग्रेस, अब सुन लीजिए, ये भ्रष्टाचारी कांग्रेस, ये तुष्टीकरण की नीतियों को आकार देने वाली कांग्रेस, ये देश में आज पूरी ठीक है तरह से ठीक है ठीक है बेनकाब ठीक है हुई। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्योंकि जो मुद्दा है उस पर आ जाते हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूं, आज भी सुभाष चंद्र बोस जी की जो अस्थियां हैं वो जापान के रेंकोजी मंदिर में रखी हुई हैं, और सरकार चाहे तो लाया जा सकता है। आखिर कदम क्यों नहीं उठाया जा नहीं रहा? लाएंगे पुरानी ना। बातें हैं, छोड़ देते हैं, तो फिर ठीक है। गए मुर्दे कैसे उखाड़ेंगे? छोड़ देते हैं, षड्यंत्र ठीक है। का जाल कुंवर साहब, अब कैसे जनता के बात सामने ये लेके आती है आएंगे? 2027 को लेकर, ठीक है। कांग्रेस की इस सर्वे मॉडल से आपको चिंता है या नहीं? हमें ना तो कांग्रेस के सर्वे मॉडल से चिंता है, ना हमें कांग्रेस की चिंता है। हमें तो केवल और केवल भारतवासियों, उत्तराखंड वासियों की चिंता है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के 2046 के मिशन विकसित भारत की चिंता है, और उस विकसित भारत के मिशन में विकसित उत्तराखंड का कितना बड़ा रोल रहने वाला है, हम उसकी चिंता करते हैं। अपनी चिंता ये खुद करते हैं भ्रष्टाचारी, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले। हम देश और देशवासियों की चिंता में नहीं। अच्छा, उनकी चिंता तो वैसे करेंगे आप जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आएंगे। जिनकी राष्ट्रीयता भारत जागी है, जिनकी आत्मा ने उन्हें कचोटा है, और आत्मा की आवाज सुनने के बाद जिन्होंने अपनी भूलों का प्रायश्चित किया है, हम खुले मन से उनका राष्ट्र स्वागत कर रहा है। अभी बात आप शुरू में ये बोल रहे थे कि कांग्रेस को अब सनातन की याद आई है। जो कांग्रेस में नेता हैं वो बीजेपी में आते हैं, उनको भी तो आपकी याद आएगी, तो आप उनको ले लेंगे? देखिए, जिन्हें अपनी राष्ट्रीयता का, अपनी भारतीयता का पूर्णता एहसास हो जाता है और अपनी गलतियों का भान हो जाता है, वो देवभूमि में देवताओं के आगे नमन भी करते हैं, माथा भी टेकते हैं, नाक भी रगड़ते हैं, अपने क्षमा प्रार्थी भी होते हैं। तो देवभूमि की जनता उन्हें माफ भी करती है और गले से लगाती है। और अगर ये सभी कांग्रेसी इस तरह से करने लग जाएं, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस मुक्त भारत अपने आप, मतलब आपके हिसाब से जो कांग्रेसी हैं उनके अंदर आस्था नाम की चीज नहीं है? हाँ, जो कट्टर कांग्रेसी है उसके अंदर तो कतई नहीं। अच्छा, ठीक है प्रतिमा जी, ठीक है। शासन से मतलब है ना राष्ट्रता से मतलब है। देखिए, भ्रष्टाचार की बात ठीक है कुंवर साहब, कर रहे हैं। मतलब है ये कट्टर कांग्रेसियों के बारे में हम ये शब्द कह रहे हैं। भ्रष्टाचार की बात, ठीक है सर, ठीक है, समय थोड़ा कम है प्रतिमा जी, समय थोड़ा कम। भ्रष्टाचार की बात वो पार्टी के लोग कर रहे हैं राष्ट्र विरोधी जिनके खुद के मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं, और विजिलेंस ने इनसे अप्रूवल मांगी, भ्रष्टाचारियों को केस सजा करने देना की, हमें लेकिन आता आपने है, अप्रूवल नहीं और दिया। हम किसी ये भी लोग भ्रष्टाचारी की को बात खुली कर रहे छूट हैं। नहीं देते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, एक से ज्यादा लोग जेल भेजे गए हैं। ठीक है कुंवर साहब, ठीक है। समय में आप देखेंगे कि उत्तराखंड कांग्रेस से कोई आएगा तो आप मुक्त लेंगे, राज्य के फिर वो रूप में भ्रष्टाचारी नहीं रहेगा, फिर वो कुंवर साहब, ठीक है, विरोधी ठीक है, नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं है ये, भारतीय जनता पार्टी नाम की वॉशिंग मशीन है। हेमंत बिस्व शर्मा बहुत बड़े भ्रष्टाचारी थे, उनकी बीवी के खिलाफ भी भ्रष्टाचार था, लेकिन भाजपा में जब उन्होंने पूरी कांग्रेस का विलय कर दिया तो वो मशीन में धुल गए। शुभेंद्र अधिकारी जिनको इनके खुद के प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारी बोलते थे, मोर लगा दी कि तुष्टीकरण की राजनीति और भ्रष्टाचार ठीक है ठीक है, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, समय भी थोड़ा कम है। ठीक है ठीक है ठीक है चरित्र के लोग हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। लोग हैं। आज कांग्रेस में जो नेता है वो भ्रष्टाचारी है, सनातन विरोधी है। जैसे ही कल वो भाजपा में जाएंगे वो साफ हो जाएंगे, वो साफ छवि के हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन, टेंटेन, ये ऐड करना शुरू कर दीजिए आप लोग, ठीक है? तो प्रतिमा जी नहीं, प्रतिमा जी, क्योंकि राजनीति है, और ये जो जोड़ तोड़ की राजनीति है, एक दूसरे नेता दूसरे दल में चले जाते हैं, इस पर कैसे आपके पास वो क्या प्लान है जो आप बीजेपी का तोड़ कर सकती हैं? क्योंकि ये चीजें तो हर चुनाव में देखने को मिलती है, उत्तराखंड में अब की बार भी देखने को मिलेंगी। कोई नेता आपके दल में जाएगा, आपकी तरफ से इधर आएंगे, फर्क तो पड़ता ही है। भाजपा में जो भी नेता कांग्रेस का गया है, आप इतिहास उठा के देख लीजिए,
भाजपा ने ईडी का उपयोग किया है, सीबीआई का उपयोग किया है, दबाव का उपयोग किया है। कोई भी व्यक्ति, इंक्लूडिंग राजेंद्र भंडारी जी को ले लीजिए, आप उनकी धर्मपत्नी को ले लीजिए, कोई भी नेता विचारधारा को फॉलो करने के लिए नहीं गया है वहां पर। सब अपनी ईडी से बच करके, सीबीआई से बच करके, जेल में जाने से बच करके, क्योंकि झूठे आरोप लगाने में भाजपा कितनी ठीक है। माहिर है ये आपने। ठीक है प्रतिमा जी, समय थोड़ा कम है, आपको रोकना चाहूंगा। प्रतिमा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, कुंवर साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन उत्तराखंड में 2027 चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल अपनी अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। दोनों ही दल रणनीति बनाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस रणनीति बना रही है कि आखिर कैसे बीजेपी को हराया जाए, मतलब 10 साल सत्ता से दूर रहने के बाद कैसे वापस उस कुर्सी तक पहुंचा जाए। तमाम तरह के सवाल हैं, कई तरह की तैयारी हो रही है। अब कौन किस पर भारी पड़ेगा ये तो आने वाले चुनाव में पता चलेगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।